नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो अब तक हम लोगों ने इसके 5 सेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लेना, हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इससे पहले देखिए, हमने साइंस का भी सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि हमने बायोलॉजी का ऑलरेडी फिनिश कर दिया है और उसका पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद केमिस्ट्री भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हम बहुत जल्द ही है साइंस का पूरा जो है कंप्लीट जो है आपका एग्जाम तक फिनिश करा देंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। और इसके साथ में हमने जनरल स्टडीज़ के जो पोर्शन आप में है उसमें आपको जैसे जो पॉलिटी है और उसके बाद जो हिस्ट्री है, तो ये भी हम लोग उसको देखेंगे आने वाले दिनों में। और इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। और इसके साथ में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है तो वो हमने भी स्टार्ट कर दिया, और ज्योग्राफी आपका जो है तो वो लगभग आपका 60% फिनिश हो चुका है। तो आने वाले कुछ दिनों में ही हम लोग उसको भी फिनिश कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट जो जीएस पोर्शन है, जनरल जो सब्जेक्ट आपका जनरल स्टडी जो पोर्शन है 50 मार्क्स का, तो वो हम लोग एग्जाम से पहले फिनिश कर लेंगे। तो आप लोग देखते चलना सभी को। तो आपको जितने भी लेक्चर हमने प्रोवाइड किया हुआ है तो सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उन सारे प्लेलिस्ट का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है। 75 क्वेश्चन हमने 5 सेट में कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए है कि डैश इज द प्रोसेस बाय विच टू सेल्स स्प्लिट आफ्टर द सेल डिवीजन। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं साइटोकिनेसिस बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइटोकिनेसिस में आपका होता क्या है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे क्या होंगे कि इसमें जो दो सेल जो होंगे तो वो स्प्लिट करते हैं सेल डिवीजन के बाद। जैसे कि आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि टू सेल जो है स्प्लिट हुए हैं सेल डिवीजन के बाद। यहाँ पर एक सेल था और यहाँ पे दो सेल स्प्लिट होके हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइटोकिनेसिस। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका है मियोसिस का। तो मियोसिस क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखिए मियोसिस में क्या होगा आपका यहाँ पे कि इसमें एक पहले पेरेंट सेल होगा, फिर उसके बाद पेरेंट सेल से क्या होगा, यहाँ पे आपका टू डॉटर सेल जो होंगे यहाँ पे बनेंगे। अब फर्दर यहाँ पे जो एक डॉटर सेल हुआ तो फर्दर ये स्प्लिट करके और दो डॉटर सेल बनाएगा, और यहाँ पे जो एक डॉटर सेल बना था तो ये फर्दर और जो है दो डॉटर सेल में टूटेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एक यहाँ पे जो पेरेंट सेल था तो उससे यहाँ पे फोर जो है डॉटर सेल हो रहे हैं। तो ये होता है मियोसिस का प्रोसेस, तो इसको भी आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल इज। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको देखिए बोलते हैं राइजोबियम बोलते हैं हम लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखिए बैक्टीरिया ये क्यों प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के अंदर में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन जो प्लांट है तो वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उनके लिए कोई एक एजेंट होना चाहिए नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर में। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम होती है, तो उनमें से एक आपका राइजोबियम है। तो ये तो आपको नाम याद रखना है इसका। फिर नेक्स्ट देखिए कि द मोस्ट एबंडेंट मिनरल ग्रुप इज, यानी कि सबसे प्रचुर जो मात्रा में जो खनिज समूह जो पाया जाता है तो वो आपको बताना है। तो देखिए जो सबसे मोस्ट एबंडेंट जो मिनरल ग्रुप है तो वो आपका राइट आंसर इसका सिलिकेट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सिलिकेट जो है तो ये सिलिकन से, जैसे कि सिलिकन से ही मिल के कम्बिनेशन में रहते हैं ये सारे चीज़। तो सिलिकेट जो है ये सबसे अबंडेंट मिनरल ग्रुप पाए जाते हैं यदि हम बात करते हैं अर्थ पे सरफेस पे जो है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और बाकी आप जानते भी हैं कि जो सैंड है यानी कि जो सिलिकॉन है तो ये भी एक अबंडेंट एलिमेंट है जो कि पाया जाता है अर्थ सरफेस पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश कंटेन द सल्फर एटम्स बॉन्डेड टू वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। यानी कि इसमें आपको बताना है कि जैसे जो सल्फर जो एटम्स होते हैं तो ये वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, एक या दो अधिक मेटेलिक एलिमेंट में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। अब इसको देखिए क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक भी चाहिए, तो इसमें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे सल्फर है, सल्फर एटम जो है तो सल्फर एटम किस में रहेगा, कि जिसमें जो मेटेलिक एलिमेंट रहेंगे सल्फाइड्स वो प्रेजेंट रहेंगे तो उसी के में ही रहेगा, क्योंकि उसी का जो कंपाउंड रहेगा उसी में ये रह
सकता है। तो सल्फाइड है तो सल्फर से ही, इसमें नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसका। उसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे सिलिकेट है, तो सिलिकेट है तो यहाँ पे सिलिकॉन के जो एटम रहेंगे वो तो प्रेजेंट रहेंगे ही, जो कि बॉन्डेड रहते हैं एक या दो जो मेटेलिक एलिमेंट रहेंगे उनसे। तो आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को देखते हुए और ऑप्शन को देखते हुए भी आप लोग मार्क कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल इज, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इंसुलिन हो जाएगा। तो इंसुलिन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अब इंसुलिन का देखिए किसी पर्सन में अगर मान लीजिए कि कमी हो जाती है तो उसको अब देखते हैं कि उसका जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दी जाती है ताकि जो है उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो के, यानी कि जो इंसुलिन की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज़ आपको मैंने बायोलॉजी वाले सेक्शन में भी आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यदि आपने हार्मोन्स वाला जो देखा होगा जो चैप्टर है, तो उसमें आपको ये सारे चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बायोलॉजी भी देखना अच्छे से, तो वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक जो है हमने पूरे डिटेल में कवर किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि डैश इन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन इज, यानी कि जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सरफेस एरिया जिसमें कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होती है, फिनोमिना जो होती है, तो यदि हम सरफेस एरिया को और इंक्रीज कर देते हैं, उसको अगर एक्सपोजिशन कराते हैं एक इंक्रीज होने का, तो उसके चलते क्या होगा रेट ऑफ इवापोरेशन का। तो देखिए अगर सरफेस एरिया जो है वो अगर इंक्रीज करेगी तो उससे जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा तो वो भी इंक्रीज करता जाएगा। तो इसीलिए कि राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन टू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कोई एक छोटा सा कोई चीज़ है, पात्र है जिसमें कि वाटर रखा हुआ है। अब उसी को मान लीजिए इसी वाटर को हम लोग एक बड़े से पात्र में इसको रखते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ पे जितने समय में हुआ था, जब आप लोग इसमें रखिएगा तो वो इसमें और ज़्यादा क्या होगा कि फास्टर हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वो और ज़्यादा फास्टर हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये चीज़ आप लोग देखे भी होंगे और नोटिस भी किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो जिसमें पहला आपका है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यदि हम जैसे इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है तो वो भी इंक्रीज करेगा। और दूसरा है टेम्परेचर। यदि आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ये भी इंक्रीज करेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि यदि एवरेज टेम्परेचर है तो वो इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में देखते हैं आप कि टेम्परेचर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंटर। तो गर्मी के दिनों में अब देखते हैं कि जो पॉन्ड होते हैं या फिर जो तालाब होते हैं तो वो सूख जाते हैं क्योंकि इवापोरेशन उस समय ज़्यादा होती है। तो ये इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़ती है, यानी कि ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और तीसरा है ह्यूमिडिटी। तो ये तीन जो है आप लोग याद रखना कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन वो किस किस पे डिपेंड करता है, आपका सरफेस एरिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फार्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आपसे इसमें पूछा गया है, फार्मूला आपको बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा MgCl2। तो MgCl2 जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड की फार्मूला होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इंपॉर्टेंट जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनके जो फार्मूलाज होते हैं तो वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपसे जैसे कि इसका केमिकल नेम और एक होता है कॉमन नेम इसका, तो वो भी आपसे पूछा जाता है। तो दोनों आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जैसे आपका दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं हम लोग। और केमिकल जो फार्मूला होता है इसका वो है NaHCO3। फिर अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट हम लोग इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग। तो जिसका फार्मूला होता है NO2CO3 10H2O। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। फिर अगला देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं इसका, हम लोग कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं हम लोग। और इसकी फार्मूला होती है NaOH। फिर अगला देखिए सोडियम बोरेट है, तो सोडियम बोरेट है इसको कॉमनली बोलते हैं बोरैक्स बोलते हैं हम लोग। तो इसकी फार्मूला होता है Na2B4O7 और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं। जो उसी तरीके से और भी हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका है तो वो आप लोग इसमें से ये वाला याद रखना है। एक आपका जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम लोग। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है तो वो CaOCl2। फिर अगला देखिए कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं जिप्सम। तो इसका जो फार्मूला होता है तो CaSO4 2H2O। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। अब देखिए जो कैल्शियम सल्फेट है जब इसको हम लोग हीटअप करते हैं इसमें, तो इसमें जो 2 मॉलिक्यूल जो वाटर जो प्रेजेंट रहते हैं तो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि ये वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ केवल जो है हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही बचते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं हम लोग। और इसको हम लोग केमिकल नेम बोलते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग इसको याद रखना।
फिर नेक्स्ट देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसको हम लोग कॉमनली लाफिंग गैस बोलते हैं और इसकी फार्मूला होती है N2O। फिर अगला देखिए रॉयल वाटर है, ये आप लोग याद रखना। और इसको हम लोग कॉमनली इसको बोलते हैं हम लोग एक्वा रिजिया बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो कंसंट्रेशन होती है तो इसमें HNO3 का यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का, और एक रहता है आपका इसमें HCl का। और इसमें देखिए जो इनका रेशियो होता है नाइट्रिक एसिड और जो इसमें आपका दिया हुआ है इसमें आपका दिया हुआ HCl है, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है 1:3 का। यानी कि इसमें जो आपका HCl रहेगा तो वो 3 कंपोनेंट रहेगा और एक रहेगा इसमें HNO3 का। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। फिर अगला देखिए है एक आपका यहाँ पे है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जिसका हम लोग सॉलिड ड्राई आइस भी हम लोग बोलते हैं, सॉलिड आइस बोलते हैं। तो ये CO2 जो है वही इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये इतना आप लोग याद रखना जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके फार्मूला भी याद रखना आप लोग। फिर नेक्स्ट देखिए कि डैश इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए मैटर जो होते हैं तो ये आपने तीन तो पढ़ा होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक चौथा स्टेट भी होता है जो कि आपका होता है प्लाज्मा होती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कि कंसिडर किया जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि मशरूम ईस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो मशरूम और ईस्ट जो होते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसको आप लोग देखिए। तो देखिए ये सब न्यूट्रिशन के टाइप्स आपके दिए गए हैं, जो भी आपका वहाँ पे दिया गया था और इसका एग्जाम्पल आपके दिए गए थे। तो न्यूट्रिशन जो है तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग उसको बोलते हैं कि जिसमें यानी कि जो प्लांट्स होंगे तो वो फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफी को, यानी कि ये ऐसे होते हैं कि जो खुद से ही भोजन तैयार कर सकते हैं, इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी पड़ती है। तो इसके जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गेज होते हैं, तो ये एग्जाम्पल होते हैं। और हेटरोट्रॉफ बोलते हैं हम लोग उनको कि जो डिपेंडेंट होना पड़ता है इनको दूसरे पे, यानी कि पहले फूड जो सब्सटेंस है वो प्रिपेयर किया जाएगा दूसरे के थ्रू और फिर वो उनको कंज्यूम करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपका सारे चीज़ आ जाएंगे, जैसे फंगी का, अमीबा का, और मैन भी है जो हम लोग आते हैं। तो लेकिन इनके जो है हेटरोट्रॉपिक का जो कंपोनेंट, इनको मतलब कि जो न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है तो सभी का अलग अलग होते हैं। तो इनमें कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं और कुछ होलोजोइक भी होते हैं। लेकिन ये है तो हेटरोट्रॉपिक है, यानी कि इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है दो, यानी कि प्लांट पे। यानी कि ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ये खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उनके जैसे मैंने आपको बताया था ये कि हेटरोट्रॉपिक तो हैं, ये इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, और कुछ पैरासाइटिक फॉलो करते हैं, और कुछ होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपसे यदि पूछा जाए यहाँ पे, तो इसमें देखिए जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये फंगी और कीस्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। फिर अगला देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कस्कटा का हो गया और प्लाज्मोडियम का हो गया। और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसके एग्जाम्पल में जितने भी मैन हो गए, यानी कि जो हम लोग हैं, डॉग हो गए और अमीबा हो गया, तो ये सारे फॉलो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होती क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले जो है फूड होता है उसको हम लोग सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है और फिर एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। लेकिन ये है तो क्या है कि ये डिपेंडेंट होनी पड़ती है सभी को। ये है क्या, हेटरोट्रॉपिक का ही न्यूट्रिशन है जो कि डिपेंडेंट होना पड़ता है इनको दूसरे पे, यानी कि ऑटोट्रॉपिक पे करनी पड़ती है। तो आई होप कि आप लोग इस टर्म को समझ गए होंगे, यहाँ पे जितने भी टर्म मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मशरूम और ईस्ट है, तो मशरूम देखिए ये फंगी का ही एक एग्जाम्पल है, और ईस्ट जो है तो ये किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, ये एग्जाम्पल किसका आपका हो जाएगा, तो ये सेप्रोफाइट आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। और बाकी जो हेटरोट्रॉप होते हैं तो ये आपको मैंने बताया था कि हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं कि जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे अपने न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो हेटरोट्रॉप के अंदर में ही आते हैं सेप्रोफाइट, तो इसका एग्जाम्पल इसमें आपका दिया हुआ था, तो इसलिए सेप्रोफाइटिक आपको मार्क करना होगा। हेटरोट्रॉपिक तो ये जैसे मोड ऑफ तो है ही, ये एग्जाम्पल तो है ही, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था तो आपको उसी को टिक करना होगा। और यहाँ पे जैसे अगला दिया आपका हर्बीवोरस है, तो हर्बीवोरस हम लोग बोलते हैं उनको कि जो जो केवल ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि ये सिर्फ जो है जो प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं उनको ही सिर्फ खाते हैं, ये फ्लेश को नहीं ईट करते हैं। और फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ था ऑटोट्रॉप्स का। ऑटोट्रॉप हम लोग बोलते हैं कि जो स्वयं का ही जो भोजन तैयार कर सकते हैं, तो ग्रीन प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ टूथ सिचुएटेड बिटवीन द कैनाइन एंड द मोलर टीथ इज। तो कैनाइन और मोलर टीथ के बीच में जो टूथ सिचुएटेड है वो आपको बताना है। तो देखिए इसको आपको क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको
टूथ के बारे में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझना होगा कि कौन सा दांत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ आप लोग इस फिगर को देख के समझ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आप जानते हैं कि टोटल 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो ऊपर का जो जबड़ा होता है यानी कि अपर जो होता है और एक लोअर जो होता है, तो दोनों में टोटल जो है 16 टूथ ऊपर में और जो 16 दांत है नीचे, तो इस तरह से टोटल 62 दांत होते हैं। तो वो कौन कौन से यानी कि टूथ जो होते हैं, तो ये आप लोग इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ICPM, यानी कि मैंने पीएम को देखा। तो आई मतलब हो गया यहाँ पे इंसीजर, सी का मतलब हो गया यहाँ पे इसको कैनाइन बोलते हैं हम लोग, और पी का मतलब हो गया यहाँ पे प्री मोलर, और एम का हो गया मोलर दांत। तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं। अब इनकी भी संख्या होती है, जैसे इंसीजर जो होता है तो ये टोटल 8 होते हैं, और केनाइन जो होते हैं तो ये 4 होते हैं, और जो प्री मोलर है ये 8 होते हैं, और जो मोलर है ये 12 होते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला जुला के ये 32 टोटल दांत होते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे ICPM तो एक सीरीज हो गया, और एक सीरीज आप लोग याद रखना 2123, 2123 हो गया। तो अब आप लोग इसमें सभी में 4 से मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे यानी कि 12 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से टोटल 32 दांत हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो ये टोटल जो 32 जो दांत है, तो ये इनमें से जो 16 दांत ऊपर होते हैं यानी कि ऊपर वाला जो जा होता है उस पे, और 16 होते हैं नीचे वाला जा में यानी कि नीचे वाला जो जबड़ा है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट जो 4 टाइप्स के जो टीथ होते हैं, तो इनका भी जैसे लोकेशन होती है। तो ये सबसे जो किनारे पे आप लोग जो देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये होते हैं मोलर दांत होते हैं। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि जो मोलर दांत है ये 6 दांत मतलब मिल्क होते हैं, 3 इधर और 3 इधर इसका। उसी तरीके से आपके जैसे कि हम नीचे वाले बात करते हैं, तो मोलर दांत यहाँ पे 6 मतलब नीचे भी होंगे, 3 इधर और 3 इसका इधर हो गया इसका। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ऊपर आप जाइएगा तो ये आता है कैनाइन दांत आती है। तो कैनाइन दांत जो है तो ये आप यहाँ पे देखिए 2 होते हैं ऊपर में, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में। और उसी तरीके से नीचे भी होंगे इसके 2, एक इधर में और एक इसका इधर में हो गया। तो टोटल इसके कितना हो गया, 4 हो गए। जैसे कि आपने देखा था कैनाइन दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्री मोलर है। तो प्री मोलर ऊपर में 4, मतलब कि 2 इधर हो गया इसका 2, और इधर 2 हो गया, और नीचे भी है तो 2 इधर और 2 इधर हो गया। तो टोटल जो प्री मोलर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस तरीके से एक आपका यहाँ पे एक और आपका रह गया है कैनाइन का। तो जो कैनाइन दांत आपका है, तो यहाँ पे देखिए कैनाइन होते हैं 4। तो एक इधर और एक इस साइड और एक इस साइड हो गया, तो टोटल इसके 4 हो गए। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि कैनाइन और मोलर के बीच में, तो देखिए कैनाइन आपका यहाँ पे है और मोलर यहाँ पे है, तो इसके बीच में कौन सा दांत एग्जिस्ट करता है और रहता है, तो वो है प्री मोलर है। तो इसीलिए क्या आपका हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप लोग रट नहीं सकते हैं, आपको समझना होगा, इस फिगर को आपको 2-3 बार देखना होगा, और ये आपको फार्मूला मतलब ये जो ट्रिक है आपको इसके थ्रू जो है याद रखना होगा। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि डैश इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इनमें से कौन सा जो है गर्मी का खराब कंडक्टर है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, मेटल, वूल और स्टोन दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। यानी कि जो वूल है तो ये गर्मी का एक खराब कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। और बाकी जो कॉपर है, मेटल है और स्टोन है, तो ये तो हीट के जैसे कि ये बेस्ट कंडक्टर तो होते ही हैं ये। इनमें जब देखिएगा कि इनको जब हीट जब होती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ये। फिर नेक्स्ट देखिए कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल थिंग कॉल्ड, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है तो वो एक स्मॉल थिंग के अंदर में होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको देखिए क्लोरोप्लास्ट बोली जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस जो होती है तो ये किस में होती है, तो लीफ में होती है, और लीफ जैसे जो पत्ते होते हैं तो उनके अंदर में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल जो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं उनके अंदर में, तो उसी के चलते जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये लीव्स का ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो जब आप लोग माइक्रोस्कोप के अंडर में देखिएगा एक पत्ते का, तो उसमें आपको ये क्लोरोप्लास्ट जो है आपको दिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज मोस्ट स्पेस बिटवीन इट पार्टिकल्स, यानी कि अपने पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो स्पेस किस मैटर में एग्जिस्ट करती है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ मैंने आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में बताया भी आपको होगा कि अब जानते हैं कि 3 स्टेट रहते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस रहते हैं। तो गैस में और सॉलिड में और लिक्विड में यदि हम इन तीनों में कंपेरिजन करें, तो सबसे ज़्यादा जो स्पेसेस होता है अपने पार्टिकल्स के बीच में, तो वो होगा गैस में। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा।
अब देखिए स्टेट्स ऑफ जो मैटर में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड होते हैं तो उसके बीच में जो पार्टिकल जो होते हैं तो वो आपस में बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड रहते हैं, और इसी के चलते क्या है कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहती है तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहती है, और वो जो है इजिली मूव वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। और वहीं हम लिक्विड की बात करते हैं तो इनमें जो पार्टिकल जो रहते हैं तो इनके बीच में यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहती हैं तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती हैं जितनी कि सॉलिड में होती है। तो इसी कारण से जो पार्टिकल्स रहते हैं इसके तो वो थोड़ा सा इजली ये स्पेस बना के रहते हैं अपने आपस में। और वहीं हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो इसमें देखिए जो पार्टिकल जो रहते हैं तो इनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस रहते हैं अपने पार्टिकल्स के बीच में। ये आप लोग जहाँ भी कंटेनर में जिसमें भी आप गैस रखेंगे तो वो पूरा फिल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से जो गैसेस जो स्टेट है तो इसी के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके उनमें सबसे ज़्यादा स्पेसेस होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूसेस complex organic compound from simple substance present in the surroundings। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है कि जो कि एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है एक सिंपल सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहती है सराउंडिंग से। तो इसका देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। अब देखिए ऑटोट्रॉप्स हम लोग इसलिए बोले हैं इसको क्योंकि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं कि जो सेल्फ अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है ग्रीन प्लांट का। और आप जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर में जो CO2 जो प्रेजेंट होते हैं और जो वाटर जो मॉलिक्यूल जो वाटर जो रहते हैं तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये बनाते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। और आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है तो ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। और इधर जो रिएक्टेंट में जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे आपका CO2 रहता है और एक रहता है वाटर, दो की एक सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग्स में। तो ये क्या हो गया एक तरीके से ये कौन फॉलो कर रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉप यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है अंदर में और डेप्थ जाके स्टडी करना पड़ता पढ़ना पड़ता आपको, तब जाके आप इसको समझ सकते थे। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा ऑटोट्रॉप हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है कि आप फॉर्मेट किया गया था इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हेन वी ऐड स्टार्च टू आयोडीन सॉल्यूशन इट टर्न्स इनटू, यानी कि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन में स्टार्च को ऐड करेंगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा। तो देखिए इसको आपको याद ही रखना होगा या तो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 ब्लू, यानी कि ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा ब्लू कलर में। यानी कि जब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन में स्टार्च को डालेंगे तो ये जो है ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। तो आई होप कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से देखिए हम लोग आगे का भी और भी सेशन जो रहेगा आपका साइंस का ये चलता रहेगा। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको हम अप्रॉक्सीमेटली 400 से लेके 500 क्वेश्चन साइंस का करा देंगे, तो जिससे कि आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आप लोग एग्जाम में जा सकते हैं। और साथ में हमने इसके डिटेल में लेक्चर भी हमने कवर किया हुआ है। हमने बायोलॉजी ऑलरेडी फिनिश कर दिया है और केमिस्ट्री भी हम साथ में आपका करते चल रहे हैं। तो केमिस्ट्री हमारा टारगेट है कि इसको हम लोग 15 से लेके 20 दिन के अंदर में फिनिश हम लोग कर देंगे, और उसके बाद फिजिक्स भी आपका हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।